नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास प्रोग्राम में हम सेहत से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं और आज हम एक ऐसी मैजिकल थेरेपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो थेरेपी लेकर आप पुराना से पुराना दर्द चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नीतू वर्मा आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। डॉक्टर नीतू, फिजियोथेरेपी पर आज हम बात करने वाले हैं और आप देख ही रहे हैं जैसे जैसे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में देखने को मिल रही हैं। जॉइंट पेन हो गया, बैक पेन हो गया, फिजियोथेरेपी इन सब में कैसे काम करती है, क्या कुछ फंक्शन है फिजियोथेरेपी का? देखिए, जो भी मैनुअल थेरेपी जो हाथ से करने वाली या मशीन एक एक्सटर्नल सपोर्ट से हम करते हैं, उसका एक बेसिक समझते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, ऑस्टियोपैथी हो, कायरोप्रैक्टिक हो। बॉडी में सिर्फ केमिकल नहीं है, हमारी बॉडी मैकेनिकल भी है। मतलब हड्डी एक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। हड्डियों को मूव करने के लिए मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं जो उस हड्डी को अपने जगह में स्टेबल भी कर रहे हैं और मूवमेंट भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें केमिकल नहीं है। इनके अंदर जो केमिकल चेंजेस हैं वो आप दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। बट कोई हड्डी एक तरफ खींची हुई है, मसल कहीं पुल है, मसल शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। कोई चीज़ अपनी जगह से अगर खींची हुई है तो उसको किसी केमिकल से, मतलब पेन किलर से या स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल दवाइयों से, मसल रिलैक्सेंट से, उससे अपनी जगह में आप उसको नहीं बिठा सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट थेरेपी की ज़रूरत पड़ी और ऐसे डेवलप हुआ है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक जो हम मशीन से करते हैं, फिर हाथ से हम उस जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं, सेट करते हैं, या मसल पुल है उस पर काम करते हैं, और फिर होता है एक्सरसाइज जो पेशेंट खुद करे या हम उसको पैसिव एक्सरसाइजेस कराएं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं बॉडी में जो केमिकल से नहीं ठीक हो सकते। आप किसी भी टाइप का मसल, टेंडन, लिगामेंट या बोन रिलेटेड पेन्स बोल लीजिए, शोल्डर का, नी का, जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एक एग्जांपल लेते हैं ओए नी का। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब धीरे धीरे आपका घुटना एज के साथ डिजनरेशन होके घिस रहा है। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ समझिए कि घुटना अगर घिस रहा है तो आप उसके बीच में लुब्रिकेशन ला सकते हैं केमिकल से। कार्टिलेज की हीलिंग के लिए थोड़ी सी आप सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं और एजिंग का जो इफेक्ट है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका घुटना एक साइड ऐसे दब रहा है या पूरा कोलैप्स हो रहा है या घुमा हुआ है, तो क्या आप सप्लीमेंट या मेडिकेशन से इसको रीसेट कर सकते हैं? यहाँ फिजियोथेरेपी का रोल होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं। अभी तो फिजियोथेरेपी काफ़ी एडवांस हो गया है, जिसके साथ ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक भी जुड़ गया है। तो फिजियोथेरेपी इतना वास्ट है कि मैं कुछ आपको पॉइंटर्स नहीं दे सकती कि हम इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस देखते हैं, घुटने का दर्द देखते हैं, फ्रोजन शोल्डर देखते हैं। ये भी बहुत वास्ट है। अब हम फिजियोथेरेपी से आपके गैस्ट्रिक इश्यूज भी देख रहे हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारे इश्यूज देख रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी भी काफ़ी एडवांस हो चुका है। बिल्कुल। और हम YouTube पर भी देखते हैं डॉक्टर नीतू, आजकल Instagram पर भी रील्स हम देखते हैं और ये रील्स देखकर लोग खुद के डॉक्टर बनने लगते हैं, खुद ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। देख रहे हैं कि इसका घुटने का इलाज तो इस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट ने कर दिया, हम भी ऐसे करेंगे। उसको कितना ठीक मानती हैं आप? देखिए, मेरे पास भी इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं जिसमें नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी एक पर्सन जो है वो बोलता है कि मैडम हमको ट्रेनिंग दे दीजिए, आपकी क्लिनिक में हमको ये सीखना है। फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स है। उसके बाद अभी तक भी उसको अपडेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में और इंडिया में ऐसे वर्कशॉप्स हो रहे हैं जो हम जा के करते हैं। तो फिजियोथेरेपी इतना एडवांस हो चुका है कि आप उसको कोई एक्सरसाइज देख के या यूट्यूब देख के नहीं सीख सकते हैं, या सेल्फ टीचिंग से नहीं हो सकता है।
मैं बोलूँगी कि आप ना प्रॉब्लम के बेसिक को बिना समझे कोई भी गूगल और यूट्यूब से इवन एक्सरसाइज भी नहीं करें। अभी मेरे पास एक पेशेंट था, 3-4 साल पहले जब उनको कमर दर्द आया था, तो मैंने इस पे एक रील भी बनाया हुआ है। यूट्यूब देख के उन्होंने कमर के बहुत सारे भुजंग आसन वाले सुपरमैन पोज और एक्सरसाइज किए। उस पेशेंट के कमर में ऑलरेडी कर्व बढ़ा हुआ था और उन्होंने भुजंग आसन कर करके लास्ट 3-4 ईयर्स वो करते करते अब उनके L5-S1 में इतना ज़्यादा डिस्क बल्ज हो गया है कि पूरा दर्द उनके पाँव में नीचे तक झुंझुनी और दर्द आ रहा है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने डॉक्टर खुद नहीं बनिए। हर कमर दर्द एक नहीं होता। एक जो कमर दर्द है, सिंपली हम एक कंडीशन की बात करें, एक जो कमर दर्द है एक ही टाइप का, मतलब आप बोलेंगे मेरे को सिर्फ ये बेल्ट एरिया में कमर दर्द होता है सपोज, तो सिर्फ उस बेल्ट एरिया के कमर दर्द के लिए 50 नए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि कोई वहाँ पे एक ही मसल नहीं है, एक ही जॉइंट नहीं है, बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। कई बार कमर दर्द जो है वो आपके फ्रंट के कंडीशन के कारण भी रिफर्ड पेन आता है। तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको इतना सिंप्लीफाई नहीं कीजिए अपनी बॉडी को। कमर दर्द होता है, नेक मतलब मैं देखती हूँ बहुत सारे पेशेंट अपनी कंडीशन अपने हाथ से खुद ख़राब करके आते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब में एक्सरसाइज देखते हैं कि गर्दन के लिए ये वाला एक्सरसाइज करना है। आप सोचिए, अगर आप कई सालों से गर्दन के लिए ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो योगा में बताते हैं ये एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखने के लिए योगा है। दर्द आ जाए तो दर्द बहुत वेग टर्म है, कौन सी मसल किस तरफ पुल हुई है, कौन सी जॉइंट किस तरफ खिंच रही है, उसके बीच में कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है, उसका सप्लाई कहाँ कहाँ तक, इतना माइन्यूट समझने के बाद उसकी स्पेसिफिक थेरेपी या ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये वाले एक्सरसाइज किए और इससे आपका गर्दन का दर्द चला जाएगा। जो आपका मसल ऑलरेडी टाइट है उसको आप गलत एक्सरसाइज करके और टाइट करके सिम्टम्स को अचानक बहुत बढ़ा के आते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि मैं तो गर्दन के इतने एक्सरसाइजेस करता हूँ, फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ गूगल और यूट्यूब से अपने प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढिए, पहले प्रॉब्लम की जड़ क्या है वो किसी एक्सपर्ट से जानिए, फिर आपको किस टाइप की थेरेपी, किस टाइप की एक्सरसाइज करना है वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, तो खुद के डॉक्टर ना बने, अगर फिजियोथेरेपी आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही ऑप्ट करें। डॉक्टर नीतू, एक सवाल मेरे मन में है, जॉइंट पेन को लेकर फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट होता है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेकर ट्रीटमेंट होता है। क्या बहुत पुराना दर्द हो जिसमें ऑपरेशन की सलाह दी गई हो, फिजियोथेरेपी क्या इसमें भी काम करती है? लकवा हो गया, गठिया हो गया, क्या इसमें भी ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी से? देखिए, फिजियोथेरेपी अब इतना एडवांस हो चुका है कि इमिजिएटली जब एक्यूट पेन आया वहाँ से लेके सर्जरी तक की जो बात है, वहाँ से लेके सर्जरी का रिकवरी, कितना आप उसका सर्जरी का रिकवरी फास्ट और कितना हाई परसेंट तक ले जाते हैं। और जब कोई चीज़ सर्जरी से भी नहीं पॉसिबल, मेडिसिन से नहीं, सर्जरी से नहीं, तो जब रिहैब होता है, जैसे आपको मतलब एक पेशेंट है जिसको पैरालिसिस हुआ, उसके ब्रेन में क्लॉट था, तो एक्यूट स्टेज में हमारा काम ये रहेगा कि शुगर, बीपी जिस कारण से भी क्लॉट हुआ उस क्लॉट को रिजॉल्व करने का। बट जब दवाइयाँ अपना काम कर चुकी होती है उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन है कि एक साइड का जो उनका पैरालिसिस है उसको कैसे रिजॉल्व करें। अगर आपके हाथ पे अकड़ रहे हैं या मूव नहीं हो रहा है या एकदम लूज होके वीक हो गया है, तो वो किसी दवाई से उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। उसके लिए आपको थेरेपी लेनी ही पड़ेगी, एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज को रिप्लेस करने के लिए, मुस्कान, सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज को रिप्लेस करने के लिए कोई टैबलेट नहीं है। आप मूवमेंट नहीं करेंगे उसके लिए कोई दवाई खा लेंगे, ऐसा तो कोई साइंस ने कुछ डेवलप नहीं किया है। इसका इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। जोड़ों का दर्द आप बोलेंगे तो जोड़ों में, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ केमिकल नहीं है, जो जकड़न है, सबलक्सेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। हमारे फिजियोथेरेपी में ये बोला गया है, आजकल पेशेंट को सबसे
फास्ट रिकवरी चाहिए। पहले दिन उनको दर्द आया, उसी दिन उनको वो डिसाइड कर लेते हैं अच्छा थेरेपी कराएंगे। पहले ही दिन अगर उनको थेरेपी से आराम नहीं आएगा तो उनको लगता है नहीं फिजियोथेरेपी काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं होता है। जब आप सर्जरी से रिवर्स नहीं हो सकते हैं तो फिजियोथेरेपी के साथ आपको पेशेंस रखना होगा। सबसे बेसिक चीज़ समझिए, बॉडी को रिकवर होने के लिए, बॉडी को बॉडी नहीं, आप एक टिश्यू के लेवल पे देखिए, हर एक टिश्यू को रिकवर होने के लिए एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। उसके लिए आप तैयार रखिए। सर्जरी नहीं कराना नहीं बोल रही हूँ, जैसे डिस्क बल्ज की सर्जरी के लिए हमारी फिजियोथेरेपी में बोला गया है जब तक आप यूरिन और मोशन का सेंस कर पा रहे हैं कि कब आपको यूरिन जाना है, यूरिन आपके कंट्रोल में है, कब मोशन जाना है, मतलब आपके नसों में इतना डैमेज नहीं है कि आपको पेल्विक एरिया का सेंसेशन पता चल रहा है, तब तक सर्जरी नहीं करानी है। चाहे वो दर्द और झुनझुनी और सुनपन पूरे पाँव तक आ रहा हो, पेशेंस रखेंगे क्योंकि इतना बड़ा शियाटिक नर्व है, उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। पेशेंस रखेंगे, थेरेपी सही जगह कराएंगे, सही अप्रोच रहेगा तो आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। एक्यूट स्टेज में सूजन कम होने के लिए मेडिकेशन लीजिए और रेस्ट कीजिए, फिर फिजियोथेरेपी कीजिए। फिजियोथेरेपी के बाद एक्टिव एक्सरसाइजेज में आएंगे और धीरे धीरे 3 से 6 महीने में कंप्लीट रिकवर हो जाता है। तो हमारे यहाँ इतनी एडवांस थेरेपी है कि अब हम 3 से 6 महीने का भी टाइम नहीं देते, हम 6 से 8 बार, बहुत मैक्सिमम हुआ तो 12 बार, जैसे मल्टीपल जॉइंट्स का गठिया हुआ या फिर डिस्क बल्ज हुआ, इन सब केसेस में। हाँ, पैरालिसिस जो है आप समझिए आपका हाथ और पैर में इफेक्ट आया, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बॉस में है, मतलब जो भी आपका हेमरेज हुआ, क्लॉट हुआ उसके कारण। तो ब्रेन को रिट्रेन करके वापस से वो एक्टिविटी सिखाना जो पेशेंट को, वो एक क्रूशियल रहता है। और उसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होता कि 3 महीने में पेशेंट इंडिपेंडेंट होकर गाड़ी चलाने लग जाएगा, वापस अपने काम में चला जाएगा, या 6 महीने में। हर एक की रिकवरी अलग होती है, पर थेरेपी आप ज़रूर ऑप्ट कीजिए। अगर थेरेपी आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, सही जगह जाइए, सही पर्सन से सही अप्रोच में अगर काम हो रहा है तो कभी फिजियोथेरेपी फेल नहीं होती है। अगर फिजियोथेरेपी इन केस आपको सूट नहीं करे, रिकवरी नहीं हो, तो आप सर्जरी की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हैं, जो सर्जिकल केस है उन चीज़ों में। लेकिन कभी भी हम फिजियोथेरेपी में भी ऐसा बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि आप लेट के बहुत मशीन लगवा लिए, कितनी भी एडवांस मशीन हो, कितना भी कोई थेरेपिस्ट आपके ऊपर काम कर रहा है और आप लेटे रहेंगे और ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट को खुद भी सुबह शाम सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, सही एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, चाहे वो न्यूरो केस हो, चाहे ऑर्थो केस हो, चाहे गायनिक केस हो, चाहे पीडियाट्रिक केस हो, और तभी आपको कंप्लीट रिजल्ट आता है। डॉक्टर नीतू, मैं ये जानना चाहूँगी, पूरे इग्नोरेंस के बाद जब वो आपके पास पहुँचती है फिर कैसे फिजियोथेरेपी उनकी की जाती है? साथ ही साथ ये भी ऐड ऑन कर दीजिएगा, प्रेगनेंसी में कैसे फिजियोथेरेपी दी जाती है? फीमेल्स के लिए क्या कुछ आपके पास है ट्रीटमेंट के लिए? मुस्कान, फीमेल्स तो हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट्स होती हैं, क्योंकि आई टेल यू बहुत यंग फीमेल्स हैं जो जैसे अगर बहुत पढ़ाई कर रही है, बहुत कंप्यूटर या फ़ोन का काम है तो बोलेंगे हाँ मुझे गर्दन का दर्द है। अदरवाइज मिडिल एज और उसके बाद की जो फीमेल्स है वो मल्टीपल जगहों के पेन लेके, वो कभी ये नहीं बोलेंगी कि मुझे एल्बो में पेन है या फिंगर में पेन आ रहा है या मेरे रिस्ट में पेन है, मेरे को बहुत रोटियां बनानी होती, खाना बनाना है और ऐसे सब। वो मल्टीपल जगह का पेन लेके आती है, मतलब वो एक चीज़ को इग्नोर करते गई, वो उसका इफेक्ट दूसरी, क्योंकि बॉडी इज़ वन, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मेरे पास जैसे घुटने के दर्द के लिए कोई फीमेल आई तो उनके एक्सरे में दिखा कि लेफ्ट घुटना ज़्यादा घिस गया है, लेफ्ट घुटना ज़्यादा खराब है, लेफ्ट घुटने में ज़्यादा दर्द है। लेकिन मैं बोलती हूँ मैं एक्सरे देखते बोलती हूँ शुरुआत आपके राइट घुटने से हुई होगी, तो बोलते हैं हाँ पहले तो 5 साल पहले राइट घुटने में ज़्यादा तकलीफ थी, लेकिन अब लेफ्ट घुटने में ज़्यादा तकलीफ है। तो मैं समझाती हूँ, देखिए पहली बार जब आपको राइट घुटने में दर्द आया तो उस दर्द से बचने के लिए आपने बॉडी वेट पूरा शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में ज़्यादा जोर देने लगे, सीढ़ी चढ़ने में पहले लेफ्ट को उठा के ही लेफ्ट में ही सारा बॉडी वेट। तो अब डैमेज राइट को बचाने में लेफ्ट घुटना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ट्रीट हमको दोनों को ही करना है, प्रियोरिटी जिस तरफ पेन ज़्यादा है जिसमें है। पर कोई भी आप देखिए कि जैसे मैंने कार का एग्जाम्पल दिया, अलाइनमेंट का एग्जाम्पल दिया,
एक टायर घिसा है तो ऐसा नहीं कि आप उसको चलाते गए और गाड़ी सही चलते जाए और एक ही टायर घिसते जाएगा, बाकी के 3 टायर में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। जब बॉडी मिसअलाइन होती है तो पूरी बॉडी मिसअलाइन हुई है। अगर मैं एक तरफ झुक के चल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं लेफ्ट की तरफ ही झुक रही हूँ, राइट भी मेरा खींचा ही हुआ है, तो दर्द राइट में भी आ सकता है। हम सिर्फ लेफ्ट को ट्रीट नहीं करते, हम पूरी बॉडी को ट्रीट करते हैं। तो फीमेल्स में मैं यही बोलूँगी, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको प्राइमरी जो प्रॉब्लम है उसको वहीं रिजॉल्व कराइए। और सबसे पहले फीमेल्स के लिए मेरा ये मैसेज है, फर्स्ट साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट, जब पहली बार आपको डिस्कम्फर्ट और पेन आया है उसको वहीं से रिजॉल्व कराने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए। लाइफस्टाइल में चेंजेस में जो फीमेल्स में इंडियन कल्चर में जो चीज़ देखा गया है वो ये है, वो लोग 11-12 बजे तक, जब तक सबको खिला पिला के बना के घर जमा के नहा धो के पूजा करके खाना नहीं खाए, मतलब वो भूखे बहुत रहती हैं और सबसे लास्ट में रात को खाना खाएंगे और खाते ही लेटेंगे। तो ये सारी जो कल्चरल चीज़ें हैं ना उससे ओवरकम कीजिए, आपकी बॉडी का क्लॉक सेट कीजिए और बॉडी के क्लॉक के अकॉर्डिंग ही रखिए। फास्टिंग करना ज़रूरी है, भले आपको फास्टिंग में बहुत सिर दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, ऐसा नहीं कीजिए। लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स है उसमें लाइफस्टाइल जो चीज़ें हैं वो है टाइम से सोना, टाइम से खाना, सही खाना, पानी पीना। प्लीज़ कंसिडरेबली इंडियन हमारा वेदर है इसमें मिनिमम 3 लीटर्स बोलते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर जैसा भी हो स्टैंडर्ड हम 3 लीटर्स बोलते हैं पानी पीना। और अपनी बॉडी को, फीमेल्स के साथ ये मिथ है कि हम दिन भर इतना काम करते हैं तो अलग से काम करके ही इतना थक जाता है कि अलग से एक्सरसाइज नहीं करना है, तो ये मिथ है। काम आप रोज़ रोज़ एक ही टाइप का कर रहे हैं, एक ही टाइप के टिश्यूज़ को और मसल्स को यूज़ करके उसको वियर एंड टियर कर रहे हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो होता है वो रोज़ का जो आपने अपनी बॉडी से काम लेके जो डैमेज किया है उसको रोज़ रोज़ रिकवर करना होता है। तो प्लीज़ अपने लिए समय निकालिए, जनरल एक्सरसाइजेस कीजिए, पूरी बॉडी का हर एक जॉइंट का मूवमेंट कीजिए। एक्सरसाइज मतलब आपको जुम्बा ही जाना है, जिम ही जाना है, ऐसा नहीं है। रोज़ अपनी बॉडी में जितने जॉइंट्स हैं, जितने मसल्स हैं उसको मूवमेंट दीजिए। मूवमेंट इज़ द आंसर। मूवमेंट आप सही से पूरा करते रहेंगे। फीमेल्स के साथ ये भी मैंने देखा है कि यूट्यूब में जो भी रील देख लेते हैं फटाक से उसको मूवमेंट, मतलब आप इसको 100 बार ऐसे करेंगे, 100 बार इसको हिलाएंगे, ऐसा नहीं होता। मूवमेंट मतलब कंप्लीट जॉइंट को कंप्लीट जितने जिस टाइप के मूवमेंट है उसको 20 बार ही कीजिए। फीमेल्स को ये याद नहीं रहता कि लास्ट टाइम उन्होंने पीछे ऐसे कब देखा था, उनको याद नहीं रहता कि ऊपर से मतलब अपने शोल्डर को फुल रेंज ऑफ मूवमेंट उन्होंने कब किया था, कब उन्होंने ये ऐसे करके कुछ निकाला हो, पीछे से क्या चीज़ पीछे मुड़ के कब देखे हो। क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा कोई काम नहीं रहता कि आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं पीछे देख रहे हैं, तो नेक कब आपकी लॉक हो चुकी है, पूरा घूम ही नहीं रहा है, आपको रियलाइज़ नहीं होता। जब दर्द आएगा बोलेंगे अरे मेरा नेक इतना ही घूमता है, पूरा तो घूमता ही नहीं है। तो हर एक जॉइंट्स को फुल मूवमेंट देना ही एक एक्सरसाइज है, सिंपल कुछ नहीं। जिस जॉइंट के जो मूवमेंट है वो कीजिए। बाकी जो मैंने बोला 8 घंटे सोना, 6 से 8, फीमेल्स को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है पर 6 से 8 घंटे सोना जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम से सोना। सर्केडियम रिदम के अकॉर्डिंग 1 से 3 बजे के बीच में आप सबकॉन्शियस माइंड में होने चाहिए। कोई आपको नॉर्मल वॉइस में आवाज़ दे तो आप उठे नहीं, इतनी गहरी नींद में होनी चाहिए। तभी तो आपकी बॉडी एक दिन पहले जो आपने ओवर एक्सर्शन किया है उससे रिकवर होगा। रिकवरी के लिए हॉर्मोन्स निकलेंगे। तो टाइम से सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे लाइफस्टाइल चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी हर महीने चेंज होती है। चेंज होती मतलब आपके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आया नहीं, हर 14 डेज में एक साइकिल चेंज होने लगता है, हर 28 डेज में साइकिल वापस बदलने लगता है। तो फीमेल की बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस, केमिकल अंदर इतने केमिकल चेंजेस चल रहे हैं। कोई चीज़ बढ़ते जाएगी, वापस कम होते जाएगी, फिर बढ़ते जाएगी, फिर ये जो साइकिल है इससे कोप अप होने के लिए हमको अपनी लाइफस्टाइल सही रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा फीमेल्स के लिए फिजियोथेरेपी में क्या है, प्रेगनेंसी में फीमेल थेरेपी में क्या है। देखिए प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा फीमेल की बॉडी में चेंज होता है
मूवमेंट, एक्सरसाइज एक चीज़ हो गई, सप्लीमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल जो सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन डी जो आपके बोन और मसल के लिए ज़रूरी है, विटामिन B12 जो आपके नर्व्स नसों के लिए ज़रूरी है, उनका खाना है। ओमेगा 3 जो हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। फिजियोथेरेपी में पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करना, लाइक प्रेगनेंसी में आपका पेट का वजन बढ़ने से, कमर में बहुत जोर पड़ने से कमर दर्द होता है, या घुटने में दर्द आता है, या रात को नींद नहीं होने से गर्दन स्टिफ हो जाती है क्योंकि वेट के कारण आप बार बार करवट बदलते हैं, सही से पोजीशन में सो नहीं पाते। तो फिजियोथेरेपी में इसको एक एक प्रॉब्लम को, एक एक पॉइंट को एड्रेस करना एक चीज़ हो गई। बट लाइफस्टाइल चेंजेस जनरली, प्रेगनेंसी हो नहीं हो, और फीमेल्स की चीज़ें इतनी चेंज होती हैं, तो उनके घुटने में जो डीजनरेशन है, कमर में जो जोर पड़ता है, इन सारी चीज़ों का एक्सरसाइज से ध्यान रखना, दोनों इक्वली साथ में चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर नीतू, आपने एक शब्द का जिक्र किया यहाँ पर, स्ट्रेस की आपने बात कही। स्ट्रेस ना सिर्फ महिलाओं में बढ़ रहा है बल्कि बच्चों में भी बढ़ रहा है, आजकल युवाओं में भी बढ़ रहा है। स्ट्रेस को लेके फिजियोथेरेपी में क्या कुछ है? क्या फिजियोथेरेपी करा के स्ट्रेस भी कम किया जा सकता है? देखिए, जो साइंस है, जो डेटा है, वो बोलता है कि आप रोज़ का सिर्फ 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। इसका क्रोनोलॉजी समझिए कि जब बॉडी मूवमेंट करती है, आप चाहे एक जगह बैठ के योगा मैट पे योगा करें, या ट्रेडमिल में भाग के करें, या फिर जुम्बा करें, या खूब वेट लिफ्टिंग करें, किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज से जो हमारे बॉस में जो चेंजेस होते हैं, आपके बॉडी को कमांड करने वाला, हार्ट तो आप समझिए एक ऑर्गन है जो सिर्फ पंपिंग करता है, सब जगह सही से ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, उसकी पंपिंग करता है। तो सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइजेज नहीं, आप कोई भी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, उसमें आप ये समझिए कि आप बॉस को मैसेज देते हैं कि क्या हार्मोन को कम करना है, क्या किसको बढ़ाना है। उससे गाइड होता है कहाँ पे कितनी रिकवरी होनी है। रोज़ रोज़ जो पुराने सेल्स डीजनरेट होते जाते हैं, ये रोज़ का, हर घंटे का ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। कि सपोज ये एक सेल है, हम एक बच्चा जब पैदा हुआ तो वो जो सेल था, वो जब 6 महीने का होगा वो सेल नहीं है, आपकी स्किन वैसी की वैसी, पर वो सेल नया बन चुका है, आपको दिखने में नहीं पता चलेगा। वो सेल डीजनरेट होती है और उसकी जगह में नए सेल बनते हैं। तो ये हर एक ऑर्गन में, हर एक मसल में, हर एक बोन में जिस सेल के साथ पैदा हुए हैं वही सेल वहाँ पे है, ऐसा नहीं है। वो सेल रोज पुराने खत्म होते जाते हैं, नए। ये जो रीजनरेशन डीजनरेशन का जो प्रोसेस है, एजिंग का जो प्रोसेस है, इसको आप बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं। रीजनरेशन को फास्ट कर सकते हैं, डीजनरेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, नए नए सेल्स बना सकते हैं जब आप एक्सरसाइज करें। जब नए सेल्स बनते जाएं, चाहे वो आपके नर्व्स के सेल्स में जो हार्मोन, जो न्यूरोट्रांसमिटर्स निकल रहे हैं, जो बेसिक केमिकल है, वो चेंजेस होते जाएं, प्लस माइनस आयंस चेंज होते जाएंगे, तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा। तो लाइफस्टाइल के जितने पिलर्स होते हैं, हेल्दी खाना, रॉ फूड, मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना, हेल्दी खाना, एंड प्लीज़ टाइम से खाना, टाइम से सोना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, प्लस एक्सरसाइज। इन सब चीज़ों से आप स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी में हम हेड टू नेक के बीच में जो मसल्स हैं उस पर काम करते हैं। और कई बार मैंने देखा है, जब मैं ऑस्टियोपैथी करती हूँ स्ट्रेस के लिए, इंसोमिया में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट है। नींद नहीं आने की जो प्रॉब्लम है, आप अपने ब्रेन को रोज़ 3 बजे तक जो रील्स देख के आपने कंडीशन कर दिया है कि 3-4 बजे से पहले आपको नींद नहीं आती, फिर आप 10-11 बजे उठ रहे हैं, और सर्केडियन रिदम जो आपने स्क्रू किया हुआ है, तो जैसे ही आप एक्सरसाइज में आते हैं, अपने ब्रेन को कंडीशन करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में आते हैं, और ऑस्टियोपैथी जब हम करते हैं, मैंने देखा है जो पेशेंट ये बोल के थेरेपी कराने आता है कि हमको तो रात को 3 बजे से पहले कितना भी सब बंद करके रख दो, हमको नींद नहीं आती है। मेरे ट्रीटमेंट शुरू करने के विदिन 15-20 मिनट्स वो स्नोर करने लगते हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। कई बार
क्योंकि हमको दूसरे पेशेंट भी लेने हैं, तो कई बार हमको उनको 1.5-2 घंटे बाद उठाना पड़ता है कि आप घर जाके रेस्ट कीजिए। तो इतना मैजिकल होता है ऑस्टियोपैथी में। तो जब हम हेड और नेक को ट्रीट करते हैं, वेगस नर्व को ट्रीट करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये सेकेंड ब्रेन है, इस पे वर्क करते हैं, तो स्ट्रेस में भी बहुत हेल्प होता है। प्लस हम न्यूट्रिशनल गाइडेंस भी, मेलाटोनिन जो केमिकल है जो आपको नींद के लिए चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ चीज़ें करते हैं, तो उससे आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपने सारी चीज़ें कवर कर ली डॉक्टर नीतू, लेकिन बच्चों का एक पार्ट रह गया है। बच्चों को लेकर सवाल है कि लाइफस्टाइल चेंजेस का असर देखिए बच्चों पर भी पड़ रहा है, अपना फ़ोन में लगे रहते हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइजेस काफ़ी कम हो गई है। तो अगर बच्चों में जॉइंट पेन, बैक पेन जैसी समस्याएं आती हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या अलग होता है? साथ ही साथ जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? आजकल जो सबसे कॉमन है, जैसे मुस्कान ने पूछा कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने के कारण गर्दन में दर्द, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें हैं। और एक जगह बैठे बैठे, क्योंकि आप वो प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जाते हैं, पूरे टाइम वीडियो गेम खेलते हैं, तो उनके फुट के आर्चेस डेवलप नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा फ्लैट फुट होता है, दोनों घुटने टकरा रहे होते हैं, या बोनीज या नॉकनीज हो जाते हैं। बच्चों में ओबिसिटी बहुत ज़्यादा होते जा रही है। बच्चा दुबला पतला है लेकिन पेट ही बहुत निकला है, क्योंकि या फिर बच्चा टीन एज में ही बहुत ओबेज है, मुश्किल से चल पाता है, ज़्यादा चल नहीं पाता, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, हमेशा बैठने को देखता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये स्क्रीन का या जो पढ़ाई का लोड है, बैठे बैठे बैठे, इसका साइड इफ़ेक्ट है। पहली बार गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, जब मेनार्ची होती, तो आप देखेंगे जो नॉर्मल दिखने वाली जो एक टीनेज गर्ल है, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है, पीसीओडी होता है। आप देखेंगे कि जो एक टीनेज का बच्चा है, ओबीज है, उसको बहुत अर्ली एज में ओबीज बच्चों को डायग्नोज हो रहा है कि वो थायराइड है। थोड़ा दौड़ते हैं, हाफ जाते हैं, पता चलता है, हंसते हंसते हाफने लग जाते हैं, 14-15 ईयर्स में पता चल जाता है कि इस बच्चे को थायराइड है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनके गर्दन में काला रहता है, इतना जंक खा रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ हमारे इग्नोरेंस के कारण है। आप इतनी जो चीज़ें हैं, चाहे गायनिक फिजियोथेरेपी हो, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी हो, मतलब ऑर्थो फिजियोथेरेपी हो, न्यूरो फिजियोथेरेपी हो, मैं बेस लाइन जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है, प्रॉब्लम आने के बाद फिजियोथेरेपी की तरफ आप जाते हैं, सबसे फर्स्ट चीज़ जो होनी है वो मूवमेंट के साथ दोस्ती कीजिए। आप अपने बॉडी के हर पार्ट्स को जितना मूवमेंट देंगे, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचे रहेंगे। और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं जिसको हम बहुत कॉमन मान लिए हैं, डायबिटीज़, 30 इयर्स में डायबिटीज़ होना, बीपी होना, चाहे रोज़ वो समोसा खा रहे हों और सुबह उठ के डायबिटीज़ और बीपी की मेडिसिन खा रही हों, तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है लाइफस्टाइल। प्लीज़ लाइफस्टाइल को जो पिलर्स मैंने बताए उनका आप ध्यान रखिए। फिर चाहे ऑर्थो, न्यूरो, पीडियाट्रिक, गायनिक, कोई भी केस हो, आप प्रॉब्लम हो भी जाए, आपको झटका लगा, दर्द आया, पर आप एक्टिव पर्सन रहें, लाइफस्टाइल अच्छी रही है, तो आपकी रिकवरी भी किसी भी थेरेपी में जाएंगे बहुत फास्ट होगी। तो प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है डॉक्टर नीतू ने। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाए तो आप बेहतर रिजल्ट्स देख पाएंगे और मेजर प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया नीतू, आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर नीतू से ये हमारी जो बातचीत है काफ़ी सार्थक साबित हुई, क्योंकि आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में बात की और किसी विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हेल्थ इज़ वेल्थ में नमस्कार।